हेलो दोस्तों। प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 50 एमसीक्यूएस के बारे में, तो ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दूसरे 50 एमसीक्यूएस जो कि एसएससी जेई, आरआरबी और गेट जैसे एग्जामिनेशंस में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ताकि जहाँ आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, इफ साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल, तो वो हो जाएगी इंक्रीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जैसे साइज बढ़ती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटती है, पर यहाँ पे साइज को कम किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीज। दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज द बॉटम डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड मोल्ड ऑफ द स्लम्प टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। तो स्लम्प टेस्ट अगर आपने किया होगा तो उसका बॉटम डाया जो होता है वो 200 mm का होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 200 mm। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से के बारे में बात की गई है। अगर हाइट पूछे तो हो जाएगी 300 mm और टॉप वाला होगा 100 mm। तीसरा एमसीक्यू है, द सोइंग अप ऑफ वाइट फ्लफी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। तो कंक्रीट के ऊपर जो वाइट फ्लफी लेयर होगा उसको हम बोलेंगे ई फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, और वो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। चौथा एमसीक्यू है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो टेम्परिंग जो है वो बिटुमिन को बनाने के प्रोसेस में यूज होने वाला टर्म है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, बिटुमिन। पांचवा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हॉफमैन किल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो हॉफमैन किल्न में जो बनाया जाता है वो होगा ब्रिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हॉफमैन किल जो है वो ब्रिक बनाने के लिए यूज होगी। छठा एमसीक्यू है, फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेराइज फ्रॉम। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.4 से लेकर 0.6 के बीच रहेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। और सातवां एमसीक्यू है, द विस्कस लिक्विड obtained from the destructive distillation of organic material is known as। तो ये जो है वो टार है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर हम करेंगे तो वो होगा टार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। और टार के बारे में अगर हम बात करें तो टार कुछ इस तरीके से दिखता है। आठवां एमसीक्यू है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट वर्क। रेशियो हो जाएगा 1:2:4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर होगा 88, पर आंसर ये कैसे आया हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले 1:2:4 के बारे में अगर हम देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपके पास प्रपोजन है तो सभी का टोटल करना है। वो हो जाएगा यहाँ के केस में 4 + 2 + 1 मतलब हो जाएगा 7। यहाँ पे सीमेंट के बारे में पूछा है, तो सीमेंट का प्रपोजल है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टोटल मतलब हो जाएगा 1/7 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट मतलब हो जाएगा 1440, और उसके गुणा में हम लोग करेंगे 1.54। तो ये होगा वेट वॉल्यूम के बदले ड्राई वॉल्यूम हम लोग लेंगे वो ज़्यादा होगा, तो वो कितना होगा, तो 1.5 गुने के आसपास। तो 1.54 जो है वो हम इक्वली लेते हैं। तो इन सभी का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 316.80। तो एक बैग सीमेंट की जो होती है वो 50 किलोग्राम की होती है। जो आंसर है उसके बटा 50 करेंगे, और 14 मीटर क्यूब के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए तो उसको उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल आंसर हो जाएगा 88.70, पर हमारे ऑप्शन में 88 था तो इसलिए हमने पसंद किया 88। अगर प्रोसेस आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके दूसरी बार भी देख सकते हैं। नौवा एमसीक्यू है, द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट। तो अगर आप रेट एनालिसिस करेंगे, जो कि आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर आप खुद का बिजनेस भी करेंगे तो आपको रेट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। रेट एनालिसिस क्या होता है, अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट में जो है वो हर साल शेड्यूल ऑफ रेट को अनाउंस करते हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट कोई भी चीज़ की एक अपनी ओर से मार्केट के रेट के हिसाब से अपना दाम लगाती है कि सीमेंट इतने की होगी, स्टील इतना का होगा, एग्रीगेट इतने का होगा, पाइपलाइन इतने का होगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम बात करें उस लिस्ट से अगर कोई बार की चीज़ आपको देखनी होगी तो उसको हम बोलेंगे रेट एनालिसिस, जो कि आपको आना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन की ओर अगर हम ध्यान दें तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, टूल एंड प्लांट एक्सपेंडिचर, टास्क ऑफ अ लेबर इन अ डे,
तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 10वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फंक्शंस एज एन आर्बिट्रेटर इन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। वो कैसे आया, इस तरीके से देखते हैं। कोई भी CPW या फिर PWD या फिर गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर हम इंजीनियरिंग बॉडी के बारे में बात करें तो सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो होता है सब डिवीज़न, जो कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको हैंडल करता है, वहाँ का मुखिया वो होता है। और उसके क्षेत्र में जो है वो कई सारे गांव आते हैं, उसको वो हैंडल करता है। सब डिवीज़न के ऊपर आता है डिवीज़न, जिसका हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव के ऊपर आता है सर्कल, जिसका हेड होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है जोन, जिसको बोलते हैं हम चीफ इंजीनियर। पर आर्बिट्रेटर के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आर्बिट्रेटर क्या काम करता है। तो मेनली जो है फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो इन तीन बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे मीडिएटर के तौर पर एसी मतलब हो जाएगा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर काम करता है, जो कि जोन और डिवीज़न को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। 11वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए हम लोग प्रिज्म स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, प्रिज्म स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और MCQ बन सकता है, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर जो है वो किसी भी चीज़ की हाइट अगर आपको नापनी हो तो उसके लिए यूज़ होने वाला मीटर है क्लिनोमीटर, जो कि हाइट ऑफ ट्री, पोल और टावर की हाइट या फिर किसी बिल्डिंग की या फिर कोई भी चीज़ जो लंबी है उसकी हाइट आपको नापनी है तो उसके लिए आप क्लिनोमीटर का यूज़ करेंगे। ये भी MCQ में पूछ सकते हैं। 12वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सिल्ट जो है वो 10 से 15% के बीच में रेंज करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 13वां MCQ है, द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। यहाँ पे वर्ड पे आप फोकस कीजिए, मीडियम ग्रेन सैंड के बारे में पूछा है। तो ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 0.425 से लेकर 2 के बीच की रेंज जो है वो मीडियम सैंड के लिए उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इन चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सैंड के मीडियम ग्रेन के लिए होगा। तो यहाँ पे 0.42 से लेकर 2, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बैरोमीटर के जरिए हम लोग जो है वो प्रेशर नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 15वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर। तो एल्बोमीटर के जरिए हम लोग डिस्चार्ज नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। डिस्चार्ज किसी भी चीज़ का हो सकता है, मोस्ट ऑफ तेल का हो सकता है, पानी का हो सकता है, पेट्रोल का, या फिर कोई भी ऐसी फ्लूइड चीज़ वो होगी उसका हम डिस्चार्ज नापने के लिए एल्बोमीटर का यूज़ करेंगे। 15वां MCQ है, द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज एडॉप्ट। तो अलाउएबल स्ट्रेस नापने के लिए वो भी एक्सियल कंप्रेशन में, तो वो होगा सेकेंड फॉर्मूला, क्योंकि सेकेंड फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्टेबल है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सियल कंप्रेशन नापने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 17वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इरिगेशन के MCQs में हमने देखा था वाटर लॉगिंग के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पहला है एक्सेस टेपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड में से पानी ज़्यादा खींच लेना, एक्सेस रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होना, फ्रीक्वेंट इरिगेशन, बार बार इरिगेशन करना, बार बार पानी का छिड़काव करना, हाई वाटर टेबल का हाई होना। तो पहला MCQs जो है उसमें पानी को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो वाटर लॉगिंग का कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ नॉट कॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग। 18वां MCQ है, what is rainfall intensity according to formula given by British Ministry of Health if the time of concentration is 540 seconds। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा फॉर्मूला लगाने से आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 40 mm/h। ये किस तरीके से आया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्मूला है इंटेंसिटी को नापने के लिए। ये दो फॉर्मूला जो है हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सबसे पहला हो गया 5 से 20 मिनट तक, दूसरा हो जाएगा 20 से 100 मिनट तक। अगर हमारे पास यहाँ पे है 540 सेकंड, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 9 मिनट।
तो वो लाई करता है पहले इक्वेशन में 5 से 20 मिनट वाले। उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो I इज इक्वल टू 760 बटे T+10, मतलब T यहाँ पे हो जाएगा 9 मिनट, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर 40 mm/h। तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे बारिश की। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे इंटेंसिटी के हिसाब से ब्रिटिश मिनिस्ट्री के फॉर्मूले से, तो आप इन दोनों में से किसी का उपयोग करके आंसर इजीली देख सकते हैं। 19वां MCQ है, इन अ ग्रिलेज फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट द। तो ग्रिलेज फुटिंग की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो सेंटर ऑफ बेस प्लेट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इमेज में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं ग्रिलेज फुटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल में जो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा शियर फोर्स, इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बॉटम में जो रेस्ट कर रही होगी वो बेस प्लेट होगी, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा बेस प्लेट के सेंटर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 20वां MCQ है, लग एंगल इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में ये लाई करता है। तो लग एंगल जो है वो ऊपर वाले सारे ऑप्शंस जो है उसके लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि सिंगल एंगल मेंबर के लिए वो यूज़ होता है, डबल एंगल मेंबर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और चैनल मेंबर के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इमेज में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं लग एंगल, जो कि घसेट प्लेट के साथ अगर आप मेन एंगल को जोड़ना चाहते हैं तो बैक एंड के सपोर्ट में आपको लग एंगल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि जो है उसकी स्टेबिलिटी आप बढ़ा सकें। 21वां MCQ है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले पहले MCQs के वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सेग्रीगेशन। इमेज में आप देख सकते हैं इसमें जो है वो इस तरीके से एग्रीगेट का अलग हो जाना स्लरी से, यहाँ पे स्लरी है तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। 22वां MCQ है, वाटर सीमेंट रेशियो इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे लोग जो है वो कैलकुलेशन में WC रेशियो का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, पर जब बात आती है उसकी डेफिनेशन की तो कई बार हम लोग जो है चूक कर जाते हैं समझने में। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी के ऊपर आप देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट और वेट ऑफ वाटर टू दैट सीमेंट, मतलब क्या होगा आप यहाँ पे देखिए, मतलब हो जाएगा WC। WC का मतलब होगा यहाँ पे वाटर टू सीमेंट। यहाँ पे आप दोनों का वॉल्यूम ले लीजिए या फिर वेट, दोनों का सेम लेंगे तो उसको हम बोलेंगे वाटर सीमेंट। 50 किलोग्राम वाटर लेंगे तो सामने 50 किलोग्राम सीमेंट आएगा। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 1 मीटर क्यूब आप वाटर लेंगे तो 1 मीटर क्यूब आपको सीमेंट लेनी होगी। तो वॉल्यूम और वेट दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। 23वां MCQ है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का दिमाग स्लम टेस्ट के ऊपर गया होगा, पर यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो लो वाटर सीमेंट रेशियो जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसकी वजह से आंसर पूरा बदल जाएगा। लो वाटर सीमेंट रेशियो अगर होगा किसी भी कंक्रीट में तो उसकी वर्केबिलिटी हम लोग जो है वो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के ज़रिए जो है नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। 24वां MCQ है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयरहाउस इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आपको सीमेंट को स्टोर करना होगा किसी भी वेयर हाउस में या फिर साइट पर, तो ये कंसेप्ट जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 सेंटीमीटर मिनिमम फ्लोर की थिकनेस होनी चाहिए अगर आप सीमेंट को स्टोर करना चाहते हैं। CPWD के स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरीके से कहते हैं सीमेंट को स्टोर करने के लिए। आपको आपकी जॉब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इंटरव्यू देते हैं, तो कहीं कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर आप सीमेंट के बैग को साइड पर रखते हैं तो उसकी हाइट जो है वो 10 सीमेंट बैग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी चौड़ाई जो है वो मैक्सिमम 4 बैग ऑफ सीमेंट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा का आप एक लोड नहीं बना सकते। उसके बाद सीमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो 150 से 200 mm एबो होना चाहिए फ्लोर से, क्योंकि डैम्पनेस अगर आपके सीमेंट को बेस से लग गई तो उसका जो है इस्तेमाल आप नहीं कर सकते दोबारा। नीचे और ऊपर रूफ से कितना दूर रखना चाहिए उसके लिए आप तीसरा पॉइंट भी देख सकते हैं। 25वां MCQ है, द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स। तो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट जो है वो डेंसिटी भी बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 26वां MCQ है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर। तो गिवन वाटर सीमेंट के रेशियो के ऊपर वर्केबिलिटी जो है वो राउंडेड एग्रीगेट में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए।
यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनरेगुलर एग्रीगेट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, पर यहाँ पे वर्केबिलिटी की बात करें तो अगर दो रेनफोर्समेंट के बीच में जगह ज़्यादा नहीं है तो कंक्रीट हमारा इतना वर्केबल होना चाहिए कि छोटे से गैप में भी जा सके। तो वहाँ पे अगर इनरेगुलर एग्रीगेट हो गए तो वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर राउंडेड में उसकी एज के ऊपर जो है वो राउंड होते होते वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, राउंडेड एग्रीगेट। 27वां MCQ है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रीफर टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो हम लोग ओपीसी को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या फिर रिटेनिंग वॉल वाटर टाइट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मरीन वर्क्स, मास कंक्रीटिंग, डैम, डाइक और रिटेनिंग वॉल के लिए हम लोग जो है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज़ करेंगे। 28वां MCQ है, द कंपाउंड कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट एब्रीवेटेड बाय C3A रिप्रेजेंट। यहाँ पे C3A जो है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। तो C3A जो क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो अगर आपको पता है C3A क्या है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो C3A का यूज़ जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी और इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा C3A की वजह से। 29वां MCQ है, डिलेटेरियस सब्सटेंस इन द एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे में। तो डिलेटेरियस सब्सटेंस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और परफॉर्मेंस कंक्रीट की अफेक्ट करता है काफ़ी हद तक, और उसकी वजह से सॉफ्टनेस और फाइननेस जो है वो कंक्रीट अपनी गवा सकता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन में भी डिलेटेरियस सब्सटेंस जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एग्रीगेट के ऊपर धूल मिट्टी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंक्रीट के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है उसको हम बोलेंगे डिलेटेरियस सब्सटेंस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 30वां MCQ है, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थियरी डबल रेनफोर्स्ड बीम। तो स्टील बीम थियरी की अगर हम बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि स्टील बीम थियरी की एसेप्शंस यहाँ पे नीचे दी गई है। तो एसेप्शंस की अगर हम बात करें तो कंक्रीट जो है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निग्लिजिबल होगी। इससे पहले वाला MCQs में भी हमने डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी। पर यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो उसका आंसर है, कपल टेकिंग द परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू इन टेंसाइल स्टील। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे है, टेंशन इज रेजिस्टेड बाय टेंशन स्टील और कंप्रेशन रेजिस्टेड बाय कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन के जोन में जो रेनफोर्स होगा वो कंप्रेशन, और टेंशन वाले जोन में जो रेनफोर्स होगा वो टेंशन, उन दोनों को एब्सॉर्ब करेगा। और यहाँ पे स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार जो है वो स्ट्रेस बीम थियरी के बारे में, इस पॉइंट के बारे में भी MCQs में पूछते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 31वां MCQ है, percentage of minimum reinforcement should of the gross sectional area in slab is। तो मिनिमम जो है वो 15% होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे दो तरीके के स्टील, MS और HYSD बार, दोनों में अगर हम बात करें माइल्ड स्टील ज़्यादातर यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वाली साइट में, HYSD बार प्रीफर्ड किया जाता है। पर ज़्यादातर MS के बारे में बात करें तो ये थोड़ा हल्का होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो HYSD के बारे में हल्की होगी, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15%। तो अगर आपको HYSD बार पूछते हैं तो आंसर हो जाएगा 12, और माइल्ड्स पूछते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15%। 32वां MCQ है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल द हाइट h एक्ट पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस एट द डिस्टेंस ऑफ। तो ये हो जाएगा h/3, क्योंकि टोटल प्रेशर जो हमें देखने को मिल सकता है h/3 के हाइट पर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 33वां MCQ है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है वायर वाउंडेड इन द स्पाइरल फॉर्म इज कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम हेलिकल स्प्रिंग, क्योंकि वायर को वाउंड किया जाता है स्प्रिंग के फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है पिच इज द क्लोज कोइल, स्प्रिंग इज वेरी स्मॉल। तो पिच क्या होगा, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे पिच।
तो स्प्रिंग के दो हिस्से के बीच के डिस्टेंस जो है पिच वो काफ़ी स्मॉल होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा होगा एंगल मेड बाय द कोयल विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड हेलिक्स। तो किस एंगल के बारे में बात की गई है यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल स्प्रिंग का एंगल है वो इस तरीके से है कुछ, पर हॉरिजॉन्टल एंगल कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे हेलिक्स। तो यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 34वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। तो एवल्स प्रोसेस जो है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने में वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एवल्स मेथड। पर डिटेल में समझते हैं एबल्स मेथड जो है उसमें क्या होगा। तो एबल्स मेथड में जो है फर्स्टली सोडियम सिलिकेट के वीक सॉल्यूशन से जो है वो सबसे पहले पेंट किया जाता है टिम्बर को। उसके बाद स्लैक फेट लाइम का सॉल्यूशन उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि उसको फायर रेजिस्टेंस बनाया जा सके। दूसरा ऑप्शन था एम्प्टी सेल प्रोसेस। तो ये जो है वो टिम्बर या फिर वुड को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस हम लोग करते हैं। तीसरा होगा एनवेलप ट्रीटमेंट। टिम्बर जो सड़ जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है हम एनवेलप मेथड का यूज़ करते हैं। चौथा ऑप्शन है टेरिंग। कुछ हद तक अगर हम फायर रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं टिम्बर को तो टेरिंग का उपयोग करेंगे, पर वाइडली एक्सेप्टेबल एबल्स मेथड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एबल्स मेथड। 35वां MCQ है, डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन। तो डायनेमिक मॉड्यूलस इलास्टिसिटी जो है वो कंक्रीट की उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के जरिए नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। कुछ इस तरीके से देखता है ये मशीन। इस कंक्रीट के ब्लॉक में एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से जो है वो दो पॉइंट को इंसर्ट किया जाता है और उसके अंदर से अल्ट्रासोनिक पल्स को गुजारा जाता है और उसकी वैल्यू के आधार पर हम लोग उसकी इलास्टिसिटी, कंक्रीट की इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको दिमाग में रखनी होगी, उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो कि किलोमीटर पर सेकंड के रूप में आती है, यूपीवी की वैल्यू, और मतलब हो जाएगा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, जो कि 3 से बिलो पुअर, 3 से 3.75 डाउटेबल, 3.75 से 4.40 गुड और एबोव 4.40 एक्सेलेंट। तो इस वैल्यू से भी MCQs आ सकते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछते हैं, पल्स वेलोसिटी टेस्ट। 36वां MCQ है, इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक कोज ड्यू टू। तो इफ्लोरेसेंस जो होता है ब्रिक में वो होगा प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन पेरेंट क्ले। जिसमें से ब्रिक बनते हैं उसमें अगर सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो उसके ज़रिए जो है वो इफ्लोरेसेंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। और वो कुछ इस तरीके से देखता है इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक मशीनरी। 37वां MCQ है, इन द कंक्रीट मिक्स विथ प्रोपोर्शन ऑफ ingredients 1 gem 3 gem 6 the actual quantity of sand per unit volume of cement if bulking of the sand is 15% is। तो लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देंगे पर काफ़ी आसान है, हम लोग समझते हैं किस तरीके से। तो ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3.45। पर वो कैसे, तो 1 gem 3 gem 6 के बारे में पूछा है। तो 1 हो जाएगा यहाँ पे सीमेंट, 3 हो जाएगा सेंट और 6 हो जाएगा एग्रीगेट। पर हमें सेंट का वॉल्यूम चाहिए और वो भी 15% बढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि इफ़ बल्किंग ऑफ सेंट इज़ 15%। तो बल्किंग ऑफ सेंट कितना बढ़ाया गया है, 15%। किसका, सेंड का। तो सेंड का प्रोपोर्शन है यहाँ पे 3, उसको 15% से बढ़ाते हैं तो वो जाएगा 0.45। तो यहाँ पे 3 जो कि ऑलरेडी सेंड का वॉल्यूम है उसको बढ़ाएंगे 0.45 से, तो आंसर हो जाएगा 3.45। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज कैरियर इन पेंट। तो पेंट में कैरियर के तौर पर हम लोग जो है वो लिंसीड ऑयल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। हालांकि हमने बिल्डिंग मटेरियल के बारे में MCQs नहीं किए हैं अभी तक, उसका भी प्रोसेस चालू है, जल्दी ही उसके ऊपर MCQs लाने की ट्राई करूँगा। अभी तो 3D में मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी तक यूट्यूब में आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा उस तरीके का वीडियो, जो कि आपको बहुत ही जल्द जो है देखने को मिल सकता है हमारे चैनल पर। तो लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 39वां MCQ है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेशनरी वर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेशनरी में हम लोग जो है वो 500 ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। 40वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ब्रिक।
तो आयन ऑक्साइड जो है वो ब्रिक का रेड कलर जो है वो दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, आयन ऑक्साइड। 41वां MCQ है, व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 12 mm डाई स्टील बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। तो 12 mm का जो छलिया होता है, रेनफोर्समेंट होता है, उसका पर मीटर वेट जो है वो 0.89 किलोग्राम होगा। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ए है ऑप्शन, पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.89। तो उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी रेनफोर्समेंट का वेट अगर आपको पर मीटर निकालना हो तो T²/162। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा 144 और उसका बटा 162 करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 0.89। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42वां MCQ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द कंटीजेंसीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्टीजेंसी शब्द पर आप गौर करिएगा। तो कॉन्टीजेंसी के तौर पर हम लोग 5% जो है वो टेंडर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। पर यहाँ पे अगर कॉन्टीजेंसी के बदले अगर आपको WC या फिर वर्क चार्ज के बारे में पूछते हो तो वो हो जाता 2%। तो यहाँ पे वो भी MCQ बन सकता है, क्योंकि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जब भी हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं तो टोटल एस्टीमेट के बाद ये वर्क चार्ज का परसेंटेज और कंटीजेंसी का परसेंटेज ऐड करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। 43वां MCQ है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कोरुगेटेड सीट प्रेजेंस परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया एबोव द प्लेन एरिया इज। तो वो हो जाएगा 14% एबो लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। पर कैसे? तो इस तरीके की सीट का अगर आपको पेंटिंग करना है तो अगर सिंपल प्लेन सीट होगी इस तरीके से तो आप इजीली उसका L/B करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। पर इस तरीके की सीट जो यहाँ इस तरीके से शेप दिया गया है तो उसको हम लोग जो है वो 14% जो है वो बढ़ा कर लेते हैं टोटल एरिया से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 44वां MCQ है, डिडक्शन एट L जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो L जंक्शन जहाँ पर भी होगा वॉल के कैलकुलेशन में, टोटल लेंथ के कैलकुलेशन में, तो उसमें हम लोग जो है वो नो डिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। पर उसी की जगह अगर पे T जंक्शन होगा कोई किसी भी वॉल का तो वहाँ पे हम लोग जो है वो हाफ वॉल थिकनेस जो है वो डिडक्ट करेंगे। 45वां MCQ है, कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टिमेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इन रुपीज फॉर द बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर एंड रेट इज 2000 रुपीज़। कैलकुलेटिव लगता है ये क्वेश्चन, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 33,000 पर स्क्वायर मीटर। पर कैसे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1500 का जो है प्लिंथ एरिया है और 2000 भाव दिया गया है तो वो हो जाएगा टोटल 30,000। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था WC और कंटीजेंसी ऐड करते हैं उसी तरीके से 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा 10% ऑफ दिस वैल्यू। तो वो हो जाएगा 3000। 30,000 प्लस 3000 हो जाएगा 33,000। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 33,000 पर स्क्वायर मीटर। 46वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमने सर्वेइंग के MCQs में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं। उसका MCQs है वर्किंग फ्रॉम वर्ल्ड टू पार्ट। तो ये हो जाएगा सर्वेइंग का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, वर्किंग फ्रॉम वर्ल्ड टू पार्ट। 47वां MCQ है, नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर चेन इज सर्विंग का बेसिक सा क्वेश्चन। 1 मीटर चेन में जो है 5 लिंक होती है तो 20 मीटर में होगी 100 लिंक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 48वां MCQ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन द प्लेन टेबल सर्विंग। पहला पार्ट था इस वीडियो का, उसमें हमने देखा था कि रिसेक्शन मेथड जो है वो हम प्लेन टेबल के पुराने पोजीशन को वापस ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेक्ट हो जाएगा। 49वां MCQ है, अवेलेबल मॉइस्चर इज डिफरेंट इन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड। तो ये हमने इक्वेशन के तौर पर पहले वाले MCQs में देखा था। सेम क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है, पर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर में फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो अवेलेबल मॉइस्चर देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। लास्ट MCQ है, राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ विड्थ ऑफ। तो वो हो जाएगा कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। तो इमेज में आप देखिए, इसको बोलते हैं कैरिज वे, जहाँ पर हम लोग जो है अपने व्हीकल को चलाते हैं।
उसके बाद में जो इस तरीके का एरिया होता है दोनों साइड, उसको हम बोलते हैं शोल्डर, जहाँ चलने के लिए हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों साइड जो मार्जिन है इस तरह और इस तरीके से, तो इन तीनों का समेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए राइट ऑफ वे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने पूरे किए 50 MCQs और टोटल किए 100 MCQs पूरे प्रीवियस ईयर के। तो अगर और चाहिए आपको MCQs का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जल्दी ही दूसरे टॉपिक के बारे में भी वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग और MCQs और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।